हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद उमर चीमा के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफराज बुगटी के हवाले से, जो कि साबिक वज़ीर दाखिला हैं, और हम बात करेंगे कि सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून पर तरजीह क्यों दी। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। वो अमेरिका में हैं, अमेरिका में उन्होंने पाकिस्तानियों से मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई है उसके बारे में बात होगी। तीसरे नंबर पर हम एक थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इमरान फारूक कत्ल केस के हवाले से, और एक खातून है जिन्होंने अपील की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। इसी केस से मुंसलिक उनके शौहर हैं, वो कैद में हैं। वो क्या अपील है, उनकी जो अपील है वो हम आपको दिखाएंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है। A1 बुगटी साहब छोड़ गए, पीपल्स पार्टी में चले गए, पहले तो वजारत दाखिला छोड़ गए। आपके पास क्या इत्तला है? इत्तलात यही है कि ये बुगटी साहब की मर्ज़ी नहीं है, जो मर्ज़ी वालों की है। और पहले उनके भी कोई प्लान चेंज होते रहते हैं। और शुरू में तो ये था कि कोई बलूचिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी के पास जा रहा था, और फिर जो बाप पार्टी है वही अल्टीमेटली टूट गई है कि उसके कोई लोग जो हैं वो नून लीग में जा रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। तो मुझे इस सारे अमल में जो मनसूबा साज हैं वो इधर आपारा से लगते हैं कि उन्हीं का प्लान है, जिसके तहत ये उनकी डिवीज़न हो रही है। कोई बलूचिस्तान के कुछ हिस्से जो हैं मकरान वाली साइड जो है ये मेरे ख्याल कोई पीपल्स पार्टी को दे रहे हैं। ये जो डेरा मुराद जमाली ये वाला एरिया बनता है, इधर जो है ज़्यादा कोई नून लीग जो है उनके पास उनको को मिलेगा। तो ये जो तकसीम है ये उसी मंसूबे का हिस्सा है, यानी कि इसके अलावा कोई बहुत लंबी चौड़ी तो मुझे नहीं कोई प्लानिंग लगती। अच्छा, ये असेसमेंट आपकी या इन्फॉर्मेशन है? नहीं, इन्फॉर्मेशन भी है इसमें। अच्छा, हाँ। इत्तेफाक की बात है, मेरी सरफराज बुगटी साहब से कोई 2 रोज़ पहले बात हुई थी। ठीक है। तो मैंने ज़ाहिर है पूछते हैं आपके भी क्या सूरत हाल है। तो जो मेरे पास जो उन्होंने जो बात शेयर की कि पीपल्स पार्टी वाले काफ़ी उनका पीछा कर रहे हैं और नून लीग वाले जो हैं वो स्लो हैं। तो वैसे मुझे ज़ाती तौर पे भी पता है कि आपको पता है कि पीपल्स पार्टी वाले, एक बात है कि वो पॉलिटिक्स अपनी पूरी करते हैं कि यहाँ पे भी जब भी आज़ाद मेंबर्स मुंतखब होते हैं, जब भी इलेक्शंस हुए हैं तो वो उनको परसू करते हैं, वो कामयाब हों या ना हों ये अलग बात है। तो नून लीग वालों को जब ये पता लगता है ना कि हमारी हुकूमत आ रही है तो उनकी गर्दन में वैसे ही सरिया आ जाता है, एक तकब्बर आ जाता है। और नून लीग के आप देखें कि अक्सर जो लोग हैं, जो आला ओहदेदार हैं, वो लोगों से भी उनका उस तरह से मिलना जुलना नहीं होता जब वो पावर में आ जाते हैं, या उन्हें पता लग जाए कि वो पावर में आ रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट, देखें सरफराज बुगटी इस्टेब्लिशमेंट को के साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और जो इनकी मूव होती है ये कभी इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करके मूव नहीं लेते। तो आई बिलीव कि ये जो मूव है इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी इनको काफ़ी परसू किया है, और इस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें जो है जिसे कहते हैं NOC है। तो लेट्स सी कि आगे बलूचिस्तान में क्या होगा, ये तो जब इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन होगा तो तब पता लगेगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने आज बड़ी इज़्ज़त दी है सरफराज बुगटी को, उनके पास गए हैं और फिर बाकायदा एक तकरीब हुई है जिसमें सरफराज बुगटी साहब ने भी खिताब किया है। तो आपको पता है कि कुछ दिन पहले जब नवाज़ शरीफ वहाँ पर गए थे तो नवाज़ शरीफ तकरीबन पीपल्स पार्टी की तमाम मरकज़ी जो क़यादत थी बलूचिस्तान की वो सारी ले आए थे। तो अगर पीपल्स पार्टी ने हालिया दिनों में कोई अच्छी खबर पीपल्स पार्टी के लिए है तो वो सरफराज बुगटी की शक्ल में है बलूचिस्तान में। तो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी आपको पता है बड़ी अच्छी जमात है, चारों सूबों में। एक ज़माने में हम कहा करते थे चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर और पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर। तो अब हालिया सालों में हमने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी रिड्यूस हुई है, लेकिन अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी कम बैक किया है, बलूचिस्तान से कम बैक किया है, बाकी जगहों पे भी कम बैक करे। तो अच्छा, लेकिन इसका मतलब क्या है? यानी कि मैं तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरफराज बुगटी, ये बात दुरुस्त है कि जो लोग हैं रवैये के लिहाज से पीपल्स पार्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं, वो समझते हैं कि उधर हमें इज़्ज़त मिलती है, जो नून लीग है इधर कोई कुछ भी नहीं मिलता। तो एक तो ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन आगे जो एक तासर है कि नून लीग गवर्नमेंट बना रही है, अब सरफराज बुगटी क्या, यानी कि वो क्या सोच के गए हैं, यानी कि एक तो ये होगा कि पीपल्स पार्टी वाले उनको कह रहे होंगे, और भी लोग जो हैं जो नून लीग में गए हैं उनको भी कह रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्याल कहने से ज़्यादा होता है कुछ कि आपको क्या प्रॉमिस क्या है।
तो ये चीज़ जो है ना, ये अभी अनक्लियर है कि क्या जो सरफराज भुगटी हैं वो अपना फ्यूचर आगे को बलूचिस्तान की सियासत में देख रहे हैं या आगे वो फेडरल गवर्नमेंट में देख रहे हैं कि कोई ऐसा कोई कोलिशन बन जाए कि जिसमें कोई जो लोग हैं पीपल्स पार्टी के उनको भी कुछ स्पेस मिले। तो नहीं, वो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के पास तो अभी खड़ा होने के लिए जगह नहीं है ना, तो वो क्या वादा कर सकते हैं? एक अंडरस्टैंडेबल सी पीपल्स पार्टी, नून लीग की बात कर रहा हूँ ना, कि खड़ा होने की क्या मतलब? खड़ा होने की मतलब ये है कि बहुत सारे जो इलेक्टेबल्स हैं या जो लोग पावर में आना चाहते हैं वो उन्होंने तो एक रुख कर लिया ना नून लीग का, तो अब नून लीग किसके से क्या वादे करेगी, ये भी एक रीजन हो सकती है। अच्छा, एक और भी चीज़ है ना कि जो बाप है, बाप में जो एक जो इंटरनल डिवीजन है वो भी आगे जो अलाइनमेंट तय कर रही है कि कौन जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है, कौन जो है वो नून लीग की तरफ जा रहा है। तो जो भुगटी साहब हैं इनका एक मुरासम जो है वो अनवार काकड़ साहब के साथ भी हैं, लेकिन ये दूसरी साइड पे जो कुदूस बुजिंजो हैं या ये जो क्या नाम है संजरानी, सादक संजरानी, इनके साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अगर ट्रेंड को देखा जाए, बाप के जो लोग हैं जो ज़्यादा सादक संजरानी के हल्का इरादत में थे या उनके करीब हैं, उस सर्कल में आते हैं, वो ज़्यादा लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो एट द एंड निकलता यही है कि जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है वहीं पे आगे सारे खड़े हो जाते हैं, तो वो एस्टेब्लिशमेंट अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये ना कि एस्टेब्लिशमेंट अगर ये कह रही कि आप ये दोनों आपके पास हैं, ये एक को तीसरी की तरफ नहीं जाना आपने, हाँ, इन दोनों में से ये दो हैं, इनमें से आप चूज कर लें। ठीक बात। तो एक लिमिटेड उनके पास एक फ्रीडम जो है वो अवेलेबल है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो आर्मी चीफ के हवाले से क्या कोई डिटेल आपके पास है? आप बताएंगे नहीं कि आप कोई लोगों से पता करते हैं? मेरी बात हुई लास्ट फ्राइडे पाकिस्तान का बनता है, जब आर्मी चीफ ने मुलाकात की पाकिस्तानियों से अमेरिका में, तो काफ़ी गैदरिंग थी। पता चला है जो लोग वहाँ पे शरीक हुए उनमें से कुछ से मेरी बात हुई है। एक तो बड़ी लंबी गुफ्तगू की आर्मी चीफ ने, जनरल आसिम मुनीर ने, और उसमें पाकिस्तानियों को परसू एक तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले ये कि जिस वक्त मैंने आर्मी चीफ का ओहदा संभाला है तो मैंने देखा कि जी पाकिस्तान की जो मईशत है वो ठीक नहीं है और बड़े सख्त मसाइल हैं पाकिस्तान के। तो अब देखें कि पाकिस्तान में बड़ी चीज़ें तब्दील हो गई हैं, डॉलर की जो है वो रेट कम हुआ है, डॉलर कंट्रोल में किया, और भी बहुत सारी जो चीज़ें। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, SIFC के ज़रिए जो फोरम है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करें, SIFC के ज़रिए करें, और पाकिस्तान अगर तवाना होगा तो आपकी भी इज़्ज़त बनेगी, जो इस तरह की बातें। फिर बड़ी बात उन्होंने ये की है कि उन्होंने कहा कि जी देखें पाकिस्तान जो है तो वो है तो आप हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप हैं तो पाकिस्तान है, तो इसलिए पाकिस्तान को इज़्ज़त दें, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी बात यह है कि बहुत सारे यहाँ पे मसाइल हैं और सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, सियासी जमातें भी हैं, वो मुल्की मफाद के लिए सबको मिल के काम करना चाहिए। तो अलबत्ता ये है कि उन्होंने ये कहा कि आप जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट करें, तो उस वक्त पाकिस्तान को आप ज़रूर। तो मैं वो जिन बंदों से मेरी बात हो रही थी मैंने कहा जी ये बताएं कि कोई किसी पार्टी के बारे में, नून लीग के बारे में उन्होंने क्या कहा, इमरान खान के बारे में क्या कहा। तो मुझे जिस बंदे से मेरी बात हुई उसने कहा जी इमरान खान के बारे में किसी ने ना कोई बात की है ना उन्होंने कुछ कहा है। नून लीग के बारे में और पीपल्स पार्टी के बारे में भी कोई उस तरह से इंडिविजुअल कोई टॉक नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि जी तमाम जो सियासी जमातें वो मिल के काम करें और हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम सपोर्ट देंगे, और इस तरह की बातें, पॉजिटिव बातें। फिर अफ़गानिस्तान के वाले से बड़ी डिटेल्ड से बात हुई। तो अफ़गानिस्तान के वाले से उन्होंने कहा कि जी ये देखें, एक तो ये है कि पाकिस्तान में आके अटैक होते हैं, क्रिमिनल एक्ट होते हैं, और फिर ये रहते भी हैं। वहाँ पे आर्मी चीफ ने ये एडमिट किया कि देखें मुझे पता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे लोग हैं जो नुकसान हो रहा है, जिनको यहाँ पर जो इनखला में आ रहे हैं, जिन अफगान माजरीन को भेज रहे हैं, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे लोगों को नुकसान होता है जब अटैक होते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये स्मूथ रन हो। फिर एक पाकिस्तानी है वहाँ पे, बिजनेसमैन है तनवीर अहमद साहब। तनवीर अहमद साहब की उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने तकरीबन $9 मिलियन गालबन उन्होंने डोनेट किए हैं नस्ट को, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इस्लामाबाद में नस्ट है। तो उनकी बड़ी उन्होंने तारीफ़ किया है और कहा है कि जी ये जो तनवीर अहमद हैं इस जैसे पाकिस्तानी होने चाहिए कि इन्होंने तालीम के शोबे में
बड़ी आईटी के हवाले से बड़ी। तो एक और टिटबिट भी है, वो ये है कि पाकिस्तान में जब एजुकेशन की हवाले से बात हो रही थी तो दो उसके वाले, एक तो उन्होंने कहा कि जी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तरफ बड़ा तवज्जो देनी होगी, हमें AI को आगे लेके जाना चाहिए। आगे हमारे पास माजी में मौके आए हैं मुख्तलिफ औकात में, जब .com आई थी तो उस वक्त हमने उसकी अहमियत को नहीं लिया। अब AI आई है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, इस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इसके ज़रिए पाकिस्तान को फ़ायदा होगा फ्यूचर में। तो वो बातें करते करते वो PhDs का जिक्र हुआ, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में जो 3 PhD हैं उन्होंने बड़ा काम किया है। एक तो डॉक्टर AQ खान ने, अब्दुल सलाम ने, और एक और किसी का नाम लिया कि उन्होंने भी बड़ा काम किया। तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ इधर इतने PhDs की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम करते हैं तो वो आता ही नहीं है, मतलब यहाँ पर शायद वो रहते ही नहीं है, कोई इस तरह की बात की उन्होंने। तो ये मोटी मोटी बातें यही थी। अच्छा, जो आज अनवर इकबाल साहब ने भी इस पे स्टोरी की हुई थी, उसमें जो एक जो उन्होंने चेयरमैन आर्मी चीफ ने 3 C's का जिक्र किया है, C यानी कि 3C डॉन के लिए अनवर इकबाल साहब ने DC से स्टोरी की हुई है। अच्छा, 3C ठीक, कि जो कि उनके ख्याल में होने चाहिए कि जिनकी पाकिस्तान में ज़रूरत है। एक कॉम्पिटेंस, दूसरी करेज, और तीसरा कैरेक्टर। और उन्होंने कहा कि अगर इसमें मुझे 2 छोड़ने पड़े और 1 रखनी पड़े तो कि मैं जिस चीज़ को प्रेफर करूंगा वो मैं कैरेक्टर को करूंगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो चलें, नहीं मेरे हले आगे अब तो वैसे वो जो तनवीर अहमद है उन्होंने जो 9 मिलियन यहाँ पे डोनेट किए हैं, पहली बात तो ये कि ही शुड बी अप्रिशिएटेड एंड पाकिस्तानी शुड बी अप्रिशिएटेड कि इस तरह हो, यानी कि पाकिस्तान के तालीमी इदारों में वो इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। गालबन जनवरी में तनवीर अहमद आएंगे और यहाँ पे कुछ शायद तकरीब भी है नस्ट में। पहले भी होके गए हैं वो, पहले मेरे ख्याल शायद उधर कराची से होके गए हैं। अच्छा, जो अभी उनको उधर ऑनरेरी डिग्री भी मिली है ना, PhD की। जी हाँ। तो अब वो नस्ट में मेरे ख्याल में कोई तकरीब होगी जिसमें ज़ाहिर है जिसको प्रॉपर कवरेज मिलेगी। तो होप के बाकी जो लोग हैं वो भी पैसे लेके जो भी आएगा उसको ज़रूर कवरेज मिलेगी। और ये अच्छी बात है, यानी कि कोई लोग ये आई डोंट नो, मैं तो खैर तनवीर साहब को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन बज़ाहिर ये एक अच्छा अमल है। नहीं, बड़ा अच्छा अमल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो तालीमी इदारों के ऊपर कर रहे हैं। हाँ, डोनेशन है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी पाकिस्तान में तालीमी इदारों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आई विश कि कोई ऐसा बंदा हो जो पाकिस्तान के ये जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है इसके ऊपर इन्वेस्ट करे और पाकिस्तान में जो जो आम आदमी की जो तालीम है वो बेहतर बने। आप देखें मदरसा सिस्टम है वो तो डोनेशन के ऊपर, चैरिटी के ऊपर चलता है। किसी आपने सवाब कमाना हो, फौरी पैसे निकालते हैं मदरसे को दे दो, और वहाँ पर जो एजुकेशन हो रही है वो असरी एजुकेशन आमतौर पे नहीं हो रही। कुछ हैं जिन्होंने असरी एजुकेशन भी मुतारफ़ करवाई है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी जो इनिशियल बच्चे आ रहे हैं क्लास 1 से लेकर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक और उससे आगे, ये जो शोबा है ग्रेजुएशन तक का, इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। मेरे ख्याल जो एक स्किल बिल्डिंग पे ज़्यादा ज़रूरत है कि एक स्किल बेस्ड एजुकेशन। और वो जो है ना उस एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो असरी इल्म है और असरी ज़रूरियात, ये AI होगी और भी बहुत सारे शोबे हैं जिनको ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को लैस करें ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, अपना कारोबार करें, अपनी नौकरी करें, जनरेट करें, क्योंकि सारी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो रही है। सही है। तो नौकरियां वैसे ख़त्म हो रही हैं। तो ये 2 बातें। अच्छा, एक और बात है, ये हमारा टॉपिक तो ख़त्म हो गया। आपको पता है कि इमरान फारूक कत्ल हुए थे बरतानिया में, तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद पाकिस्तान में एक मुकदमा दर्ज हुआ था, FIA में मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कि इमरान फारूक मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। बरतानिया में स्कॉटलैंड यार्ड ने अलग से केस किया था, यहाँ पर अलग से केस दर्ज हुआ था। तो बरतानिया में जो लोग वहाँ से जिन्होंने इस केस में रोल प्ले किया था या इमरान फारूक साहब को उन्होंने मर्डर किया था, तो वो भाग के पाकिस्तान आ गए थे। तो फिर उन लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान में थे उनके ऊपर यहाँ पर एक मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें मरकज़ी मुलज़िम रखा गया था जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब को।
वो मुकदमा जो अपने मंतकी अंजाम तक इस तरह से पहुंचा कि लोअर कोर्ट ने जो इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसमें उनको सज़ा दे दी गई थी। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ये जो लोग थे ये तकरीबन 1.5-2 साल हमारे खुफिया इदारों के पास रहे और उनकी गिरफ्तारी को ज़ाहिर नहीं किया गया, ठीक है। और उसमें जो इनके जो लवाहिकीन हैं उनका कहना है कि बाज़ का ये कहना है कि जी देखें हम तो उधर मौजूद भी नहीं थे, हमें या हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो तो उधर मौजूद ही नहीं था कि उसको भी आपने कर लिया। इन शॉर्ट ये कि वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में बाज़ की जो फैमिलीज़ हैं वो अपील कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ये लग जाए ताकि जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं अगर कोई बीच में मुल्ज़म है तो उसको सज़ा ज़रूर दें, और अगर कोई नहीं है तो लोगों की फैमिलीज़ हैं जिनको जो फंसी हुई हैं। तो ऐसी एक खातून है सादिया साहिबा, उन्होंने हमसे रब्ता किया था। आपको पता है कि ये मैं केस शुरू से कवर भी करता रहा हूँ और मैं वहाँ पर देखता रहा हूँ कि किस तरह से जो फैमिलीज़ हैं वो आती रही हैं। अगर फैमिली के किसी एक फ़र्द ने जुर्म किया होता है तो सज़ा पूरी फैमिली को मिलती है, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, माँ बाप हैं, बड़ी तकलीफ़ दे मनाज़र होते हैं। तो उन्होंने वो रब्ता किया था और उन्होंने एक अपील किया है, तो प्रोग्राम में सुन लेते हैं कि उनकी अपील क्या है। तो ओवर टू द अपील। फ़िलहाल इस अपील के बाद से हमें इजाज़त दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो केस है वो किस स्टेज पे है और आपने क्या उसकी फैसला कब आया था और क्या एक्सपेक्ट क्या करती हैं? 18 जून 2020 को हाई कोर्ट से जो है उनकी सजा बरकरार रखी गई जो कि 25 साल थी। तो हमने 1.5 महीने में ही उस सजा को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तब से लेके अब तक हम कई दरख्वास्तें दे चुके हैं लेकिन वहां पर हमारा केस नहीं सुना जा रहा है। तो स्टेटस यही है कि जहां मर्डर हुआ है वहां मौजम एज अ मुजरिम जो है वहां पे नामजद नहीं है, क्योंकि जब 6 जुलाई 2015 को स्कॉटलैंड यार्ड से टीम आई थी जब मौजम FIA के पास थे, तब उन्होंने जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की थी तो मौजम से कत्ल के बारे में कोई बात नहीं हुई थी उनकी। सिर्फ उन्होंने पूछा था तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सवालात किए थे। तो मौजम UK में तो कातिल नामजद ही नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरह से केस चला और उनको मुसलसल इन्वॉल्व किया गया, जबकि यहाँ पर भी उनके ऊपर सहूलतकारी का इल्जाम है और उनकी अरेस्ट भी कत्ल के 5 साल बाद हुई, घर से हुई। तो हाईकोर्ट से तो हमें इंसाफ नहीं मिला क्योंकि उनको सजा बनती नहीं है, वो इस तरह के मुजरिम है ही नहीं, साबित ही नहीं हुए कि उनको इतनी लंबी सजा दी जाए। इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है और हमने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की हुई है, तो हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही वहां पर। तो आप चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि देखिए हम लोग पिछले 9 सालों से इस अजियत से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था और हमें इतने बड़े केस में जो है वो धकेल दिया गया। हम लोग माली तौर पे तबाह हो गए, हम सोशल हमारा जो इमेज था वो बुरी तरीके से डैमेज हो गया। मेरे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाइयां बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई, मेरी बेटियां हैं, उनके आगे रास्ते बंद हो गए हैं, हम बिल्कुल तबाह हो गए। और शुरू में तो मौजम ही को मरकजी मुल्जिम का इल्जाम लगा दिया गया था। चौधरी इंसार साहब जब मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनको मरकजी मुल्जिम करार दिया गया था, जबकि दूर दूर तक उनका नाम शामिल नहीं है। तो इसलिए अब मुझे जो है वो काजी साहब से बहुत उम्मीद वाबस्ता है, क्योंकि मैं अकेली नहीं इस अजियत में हूँ, मेरे साथ 2 लोग और भी हैं, 2-3 खवातीन और भी हैं जो हमारे केस नहीं सुने जा रहे। और मौजम को जिस जेल में रखा हुआ है वो तालिबान की जेल है, वहां पे नॉर्मल लोग हैं ही नहीं, वो कितने अजीबो गरीब लोग हैं और आदि मुजरिमों के साथ जो है मौजम को रखा हुआ है। मौजम एक पढ़े लिखे इंसान थे, कारोबारी इंसान थे, टैक्स पेयर थे, टैक्स देते थे बाकायदा। तो वो इस माहौल में मजीद उनकी जहनी हालत खराब हो रही है, हमारा फैमिली सारी तबाह बर्बाद हो रही है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। तो काजी साहब से मेरी अपील है, पुरजोर अपील है कि प्लीज आप हमारे केस को जो है सुने, हमारी भी अपीलों को लगाएं और हमें भी इंसाफ दें। उम्मीद है कि शायद वो हमें इंसाफ देंगे।